हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के कवर स्टोरी में वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि टर्की ने इंडियन वीट के जो कंसाइनमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। आपको दिख रहा होगा कि टर्की रिजेक्ट इंडियन वीट कंसाइनमेंट, ये न्यूज़ में है, हाईलाइट भी है। और इनफैक्ट कल से भी देखने को मिल रहा था कि ऐसा कि क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। कुछ जगहों पे बोला ये जा रहा था कि ये रीजन है फाइटोसैनिटरी का। ये फाइटोसैनिटरी क्या होता है? इंडियन कंसाइनमेंट को कैंसिल कर दिया गया, कहीं पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है, या फिर कहीं मुद्दा मुस्लिम राष्ट्र का तो नहीं है, या फिर इंडिया ने कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने अभी बहुत सारे कंट्रियों को वेट देने से मना किया, कहीं उसका कहीं एक रीजन वो भी तो नहीं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है भाई, आप सभी को सेशन को लाइक और शेयर कर देना है एक बारी, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है। और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आपको यहाँ पे जानना होगा कि ये रेबेला वायरस क्या है। सबसे बड़ी बात, ये रेबेला वायरस न्यूज में रहा है जो टर्की के ऑफिशियल्स के द्वारा यूज किया गया है यहाँ पर। तो साथियों, यही चीज हम बात करने वाले हैं, रिबेला वायरस। और तो और ये कंसाइनमेंट को जो रिजेक्ट किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, कहीं यही तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं। अभी आपको ये दिख रहे होंगे एर्डोगन साहब। अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टर्की ने रिजेक्ट कर दिया इंडियन वीट कंसाइनमेंट को। किसके रीजन की वजह से? तो फाइटोसैनिटरी। दोस्तों, फाइटोसैनिटरी किसको कहा जाता है? जो हमारे साइंस के कैंडिडेट होंगे, हमारे साइंस के दोस्त होंगे, साइंस सेक्टर के, बायोलॉजी के फ्रेंड होंगे, उनको इनफैक्ट पता होगा फाइटोसैनिटरी क्या होता है। फाइटोसैनिटरी एक पेड़ पौधे से संबंधित एक बीमारी है। क्या है? पेड़ पौधे से संबंधित एक बीमारी है। तो इसी कंसर्न को, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आई मीन टू टर्की ने इस गेहूं के कंसाइनमेंट को कैंसिल कर दिया। लगभग ये दोस्तों, अगर हम बात करें, 29 मई को ये कंसाइनमेंट टर्की से निकल भी चुका है। जो ये कहा जा रहा है मिड जून तक ये कंसाइनमेंट वापस पहुंच जाएगा हमारे कांदला पोर्ट पर। कांदला पोर्ट, जिसको क्या कहा जाता है? पंडित दीनदयाल पोर्ट। पंडित दीनदयाल पोर्ट, गुजरात। यहां पर ही हमारा वापस कंसाइनमेंट वापस आ जाएगा। लगभग 60,000 टन, ऐसे आतना 60,000 टन का जो कंसाइनमेंट था, ये वापस कर दिया गया। यहां पे लिखा हुआ एमवी इनके एक्डेनीज, यानी कि ऐसे आपको याद करना, एमवी इंस पढ़ते हैं इसको, एमवी इंस एक्डेनीज। ये क्या है? तो ये कार्गो शिप है, इसी में लोड था और ये वापस कर दिया गया। कहां से? तो ये कहां से वापस आया? तो टर्की का एक पोर्ट है जिसका नाम है इसके इसके डरून पोर्ट। इसके डरून पोर्ट में एक कार्गो शिप था जिसका नाम है एमवी इंस एक्डेनीस। वहां से ये वापस से शिपमेंट वापस कर दिया गया, लगभग 60,000 टन। दोस्तों, ये रिपोर्ट किसके द्वारा अपडेट किया गया? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट के द्वारा, एसएनपी ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट के द्वारा ये अपडेट किया गया। दोस्तों, कह सकते हैं इस डील से, जो ये डील कैंसिल हुआ, कह सकते हो ये कंसाइनमेंट वापस आया है, इससे हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे, भारतीय जो व्यापारी थे, इनके लिए चिंता का सबब बन गया। यानी कि भाई आगे अब क्या होगा, कहीं इसका रीजन, कहीं इसका असर, यानी कि टर्की ने मना किया कि भाई ये फाइटोसैनिटरी से ग्रसित है ये गेहूं, यानी कि गेहूं बीमारी फैला रहा है, यानी कि इस गेहूं में बीमारी है, जो इसको खाएगा उसको भी बीमारी हो जाएगी। कहीं इनके इस स्टेटमेंट से जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, किसी दूसरी कंट्री में जो गेहूं भेज रहे हैं, कहीं उस इसका असर उन कंट्रियों पे ऊपर ना पड़ जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो मिस्र में भी ऐसा ही एक कंसाइनमेंट गया था। मिस्र के ऑफिशियल्स आए थे, पंजाब, हरियाणा, एमपी, कह सकते हो कई स्टेट में इन्होंने गए हैं और गेहूं का सैंपल कलेक्ट किया और वापस से इनको भेजा गया। यहां भी एक कंसाइनमेंट जा रहा है। दोस्तों, बात करें, टर्किश अथॉरिटीज ने ये बोला है कि इस गेहूं का जो कंसाइनमेंट आया, यानी कि जो कंसाइनमेंट टर्की में पहुंचा है, वहां पर यह बोला गया कि इसमें इंडियन रुबेला डिजीज पाया गया, यानी ये गेहूं जो है रुबेला बीमारी से ग्रसित है। अब बात करेंगे रुबेला क्या है फिलहाल इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये डिनाइड किसके द्वारा किया गया? तो टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री,
ठीक है, टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है, यानी कि इनकी अथॉरिटीज के द्वारा ये बताया गया है कि इसमें रूबेला डिजीज है इंडिया के गेहूं में। सो फॉर, यहां पे आप देख सकते हो, सो फॉर इंडियाज कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हैव नॉट कमेंटेड ऑन द सिचुएशन। इनफैक्ट आपको बता दें, केवल यही नहीं, टर्की के जो मिनिस्ट्रीज भी हैं वहां पे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो इंडिया के जो हमारे कॉमर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हैं या इनके जो ऑफिशियल्स हैं इसकी ओर से भी कोई ऐसा टिप्पणी देखने को नहीं मिला कि नहीं नहीं हमारे गेहूं में रूबेला वायरस है। दोस्तों, इससे ये डिजीज में सबसे बड़ी बात हमारे लिए चिंता का सबब इसलिए होता जा रहा है कि ये जो रेयर डिजीज है, अगर ऐसा पाया गया, अगर वाकई में इंडियन वीट में ये डिजीज है, ये रूबेला वायरस है एक्चुअली, या फिर रूबेला से ग्रसित है हमारे इंडियन वीट, तो आने वाले समय में जो हमारा जो दूसरा खेप, यानी कई कंट्रियों में अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वहां पर इसका असर पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। ये कंसर्न है, यानी कि ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। ठीक है, जटिल समस्या कह सकते हो आप इसको, आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे मेन मुद्दे की, कि एक्चुअली व्हाट इज रूबेला वायरस या रूबेला डिजीज है क्या। दोस्तों, रूबेला की बात करें तो रूबेला को जर्मन मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 3 डे मिजल्स भी बोला जाता है। यानी कि ये जो मिजल्स मतलब खसरा जिसको कह सकते हो, मिनी माता एक एग्जांपल जैसा, बिल्कुल पूरे बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे पिक्चर के थ्रू, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रूबेला इज अ कंटाजियस डिजीज, यानी कि एक से छुआछूत से फैल सकता है, कॉज्ड बाय अ वायरस। मोस्ट पीपल हु गेट रूबेला यूजुअली हैव अ माइल्ड इलनेस, यानी कि मैक्सिमम लोगों को देखने को मिला है, जिनको जो व्यक्ति रूबेला वायरस से ग्रसित होते हैं उनको एक माइल्ड इलनेस देखने को मिला है, विथ सिम्टम्स दैट कैन इंक्लूड अ लो ग्रेड फीवर, एक हल्का सा फीवर, सोर थ्रॉट, यानी कि गले में वही खराश होगी, रैसेस पड़ जाएंगे पूरे बॉडी पर, फेस पर, स्प्रेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरे बॉडी पर आपको रैसेस देखने को मिल सकते हैं। और ये कितने दिन के लिए देखने को मिल सकता है, तो गाइस ये ज्यादा से ज्यादा 3 to 5 डेज के लिए देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, इनफैक्ट गांव में आज भी देखा होगा, गांव में गेहूं की जब मड़ाई होती है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसान होते हैं जो गेहूं की मड़ाई करते हैं, कहते हैं ना थ्रेसर चलता है गांव में, थ्रेसर चलता है, तो थ्रेसर के जब गेहूं को आपने देखा होगा थ्रेसर में गेहूं को डाला जाता है तो अनाज अलग निकलता है, भूसा अलग निकलता है, तो वो चीज उस समय देखो कुछ कुछ किसानों के कुछ ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं वो रूबेला वायरस का एक सिम्टम, एक कह सकते हो वो उनको भी रूबेला वायरस ही है, बट ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो बशर्ते दोस्तों एन इन्फेक्शन फ्रॉम रूबेला वायरस कैन लास्ट अप टू 3 to 5 days और स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीज, यानी कि खांसी और छींक भी आएगा, थ्रू नसल एंड थ्रोट डिस्चार्ज, और ये ऐसे फैल भी सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है कि अगर कोई खांस रहा है सपोज है, ठीक है, या फिर छींक आ रही है किसी को, या फिर थ्रॉट डिस्चार्ज हुआ, यानी कि कोई ने कफ निकालता है कोई, या फिर नजल पानी बह रहा है, हाथ से पूछ लिया किसी दूसरे के व्यक्ति को लग गया, तो उसको भी ये वायरस ये रूबेला वायरस इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो गाइस अब बात आती है, आपको आई होप कि रूबेला भी समझ में आ गया होगा कि रूबेला वायरस है क्या। ये जर्मनी का वायरस है जिसको जर्मन वायरस कहते हैं, या तो 3 days वायरस भी कहा जाता है, या 3 days मिजल्स भी कहा जाता है इसको, किसको, रूबेला वायरस को। ठीक है दोस्तों, यहां पे अभी हम बात करेंगे, तो या गाइस अब बात करते हैं टर्की। बहुत सारे दोस्त हमारे जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। क्या गाइस, टर्की कंट्री है मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में बता दें, टर्की जिसको रिपब्लिक ऑफ टर्की के नाम से जाना जाता है, जिसकी कैपिटल है अंकारा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्डोगन। क्या नाम है, रिसेप तैयब एर्डोगन। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, लीरा। करेंसी क्या है, लीरा। दोस्तों आपको बता दें, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल माफ कीजिएगा, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है, लोकेटेड मेनली ऑन एनाटोलिया इन वेस्टर्न एशिया। आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एरिया पूरा आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वेस्टर्न एशिया है, ये एशिया है। और दोस्तों विथ अ पोर्शन ऑफ बाल्कन्स इन साउथ ईस्ट यूरोप, ये वाला एरिया यूरोप है। और हमारा कह सकते हो टर्की कुछ यहाँ कुछ इस तरह से है, टर्की यहाँ तक है, यानी कि ये लाइन है, बॉर्डर है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का, ये यूरोप है, ये एशिया, यानी कि हमारा ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कहने का औचित्य ये बनता है कि टर्की, गाइस टर्की एशिया और यूरोप दोनों में है, यानी कि टर्की एकमात्र ऐसी कंट्री है। क्या एकमात्र है? अब आपसे क्वेश्चन होगा यहां पे, क्या टर्की ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो एशिया यूरोप में दोनों है, या कि इसके अलावा भी कोई कंट्री है? आपको जवाब देना है, टर्की के अलावा कोई और कंट्री है क्या जो एशिया और यूरोप दोनों जगह है? आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, तो टर्की फिलहाल क्या है, ये एशिया और यूरोप दोनों में है, एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में है। एशिया की अगर बात करें, वेस्टर्न एशिया में एनाटोलिया एक सिटी है, वहां एनाटोलिया एक जगह है वहां पर, और यूरोप की बात करें, साउथ ईस्ट यूरोप में बाल्कन्स यानी इस्तांबुल साउथ ईस्ट यूरोप में काउंट होता है, कुछ ऐसा कह सकते हो वहां, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा टर्की, और टर्की ने रीजन क्या था, टर्की ने रीजन बताया क्या, रूबेला वायरस को। रूबेला वायरस, गाइस यहां से मैं आपसे क्वेश्चन रहेगा ये, कि यहां से क्वेश्चन आज इनफैक्ट क्वेश्चन तो नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन आपसे एक वही पूछा था कि टर्की के अलावा कौन सी कंट्री है। आपको यहां पे याद रखना है तीन चीजें जो यहां पे आपको याद रखना है। एक है फाइटोसैनिटरी, क्या है, एक है फाइटोसैनिटरी। दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है फाइटोसैनिटरी, क्या है, पेड़ पौधे से जुड़ी हुई बीमारी है। दोस्तों टर्की का एक पोर्ट है जिसका नाम है इस्केडरून पोर्ट, क्या नाम है, इस्केडरून पोर्ट। ये इसके पोर्ट का नाम याद रखना है, जिस पोर्ट से अभी हमारा कंसाइनमेंट वापस आ रहा है, कहां पर, कांदला पोर्ट पे आ रहा है, याद रखिएगा इस्केडरून पोर्ट। और दोस्तों एक याद रखना, जिस कार्गो शिप से आ रहा है उस कार्गो शिप का नाम है एमवी इंस एकेडनीज, क्या नाम है, एमवी इंस एकेडनीज, एकेडनीज ऐसे कर सकते हो, स्पेलिंग देख लेना, एकेडनीज, ठीक है। ये हमारे तीन है ऐसे अटपटे नाम जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इनको नाम याद रखना है, इसके डरून पोर्ट, फाइटोसैनिटरी एंड गाइस एमवी इंक एकेडनीज, ये याद रखना, ठीक है। एनीवे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्या रीजन है इस कंसाइनमेंट के वापस आने का, या फिर दोस्तों और तो और सारी चीजें, हमारे यहां लगभग कितना टन गेहूं वापस आ रहा है, 60,000, अप्रॉक्स 60,000, लगभग 60,000। अभी हमारा इसका असर क्या आने वाली कंसाइनमेंट, यानी जो हमारे कंसाइनमेंट हुए हैं मिंटू से, हमारे जो डील हुए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सारा कुछ जैसा कुछ अपडेट होता है जरूर हम आपसे अपडेट करेंगे इस कवर स्टोरी में। तो दोस्तों आप सब इस कवर स्टोरी को लाइक और शेयर कर दो। और दोस्तों जो दोस्त हमारे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो इंटरेस्टेड है आईडीबीआई के एग्जाम के लिए, अभी जो नोटिफिकेशन आया है लगभग 1500 वैकेंसीज हैं इसमें, एसबीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा 1-1.5 महीने में, ठीक है। आरआरबी दोस्तों पाइपलाइन में है, ठीक है। आईबीपीएस आपका पाइपलाइन में है दोस्तों, आप बैंक महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड याद रखना है Y307 कोड लगा के बैंक महापैक में को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर से मिलेंगे कल कई नए मुद्दे, नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, राधे राधे, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। और एक बार फिर से अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बाय, टेक केयर।